हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने टोटल 18 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं मिडिवल हिस्ट्री पे। और हम काफ़ी डीप में जाके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से निकल जाना है, ठीक है। तो इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि हमने लगभग मिडिवल हिस्ट्री को 25 से 30 लेक्चर में कवर करना है। अभी मुगल वाला जो है, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, इसमें 2 या 1 लेक्चर और लगेगा इसके बाद। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और मिडिवल हिस्ट्री के जो और पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखेंगे, जो नए नए राज्यों का उदय होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। कुछ दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि सर आजकल वीडियो नहीं आ रही है। तो हाँ दोस्त, 4-5 दिन से वीडियो नहीं मिल रही थी आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों के यहाँ मौसम ऐसा था कि बहुत ही ख़राब मौसम था। लगातार 1 हफ्ते से बारिश हो रही थी और लाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू था। लाइट नहीं आ रही थी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो जब हमने आपसे वादा किया है कि वीडियो आपको मिलेंगी तो मिलेंगी, वो रेगुलर मिलेंगी, और उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस चैनल पे बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना 19वां लेक्चर। और देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। हम यहाँ पे फारूक सियर के बारे में पढ़ रहे थे, आप लोगों को पता होगा हमने क्या किया था। इसके पहले फारूक सियर स्टार्ट किया था, जो कि पिछला लेक्चर था। तो आज देखिए फारूक सियर के बारे में। जो फारूक सियर था, इसने 1717 में गोल्डन गोल्डन ऑर्डिनेंस जारी किया था। क्या जारी किया था? गोल्डन ऑर्डिनेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है गोल्डन ऑर्डिनेंस का। गोल्डन ऑर्डिनेंस का मतलब था स्वर्णिम फरमान, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्णिम फरमान। हुआ क्या था कि एक बार इसको चोट लग गई थी, किसको? फारूक सियर को। जब इसको चोट लग गई तो इसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, अपने कोर्ट डॉक्टर को दिखाया, जो भी इनके राज दरबारी वैद्य होते थे, डॉक्टर होते थे, उनको इन्होंने दिखाया, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। और जब वो घाव बढ़ता चला गया तो एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि कौन सा डॉक्टर था जिसने फारूकसियर का इलाज किया था और फिर फारूकसियर ने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया था। तो वो था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। तो हुआ क्या, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने इनकी घाव सही कर दी और ये काफ़ी जो दर्द हो रहा था इनको, ये सही हो गया। और इसी खुशी में आके इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया। स्वर्णिम फरमान जारी करने का मतलब क्या होता है, अब ये बिना रोक टोक के कहीं भी व्यापार कर सकते थे, स्पेशली बंगाल में। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों की पावर जो अभी तक सीमित थी उसको अब धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, असीमित कर दिया। और यही रीजन था कि आप देखेंगे कुछ समय बाद ये खुद मुगलों से टैक्स ले लेंगे, ठीक है। अंग्रेज जो कि मुगलों के कहने पे कंपनी अपना चला रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, मुगलों से ही टैक्स लेना प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरीके का इन लोगों को छूट मिल गया। तो गोल्डन फरमान का मतलब आपको समझ में आया। स्वर्णिम फरमान का मतलब अंग्रेज अब कहीं भी इजिली व्यापार कर सकते हैं बिना टैक्स के, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये था गोल्डन ऑर्डिनेंस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों को गोल्डन ऑर्डिनेंस किसने दिया था, तो ये दिया था फारूक सियर ने। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे घृणित कायर भी कहा जाता है। इसके पहले भी हमने जो भी डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, हम लोग मुगलों का पतन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि कोई भी काम का शासक नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी हम डीप में पढ़ रहे हैं तो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि किसको, किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वो कौन था, फारूक सियर था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसी के शासनकाल में जो मराठा शासक बने थे वो कौन थे, साहू। हमने देखा था कि साहू को 1907 में, सॉरी 1907 में बोल रहा हूँ, 1707 में उसको छोड़ दिया गया था, ठीक है। किसको? मराठा के जो शासक थे साहू को 1707 में रिहा कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, और इस टाइम पे ये शासक बन गए थे। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट पेशवा कौन थे, आपको पता होगा कि मराठाओं में पेशवा पोस्ट हुआ करती थी। जैसे आप देखिए पीएम, प्राइम मिनिस्टर या वजीर बोला जाता था, जो मुगलों की से हेड होते थे, मुगलों की सेना में राजा के बाद जो हेड होते थे, पूरा मंत्री के हेड होते थे, उनको बोला जाता था वजीर। तो उसी तरीके से जो मराठा शासन में थे, तो उनके जो हेड हुआ करते थे उनको पेशवा बोलते थे। और वही पेशवा राजा के मार्गदर्शन में पूरा काम धाम देखते थे, किस तरीके से क्या करना है। तो जो पहले पेशवा हुए मराठा के वो कौन थे, तो आपको याद रखना है बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, नाम भी आपने सुना होगा। तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। और ये कब से कब तक थे, तो 1713 से 1720 तक थे बालाजी विश्वनाथ, जो मराठा के पहले पेशवा थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सैयद ब्रदर्स के बारे में हमने बताया था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। सैयद ब्रदर्स जो कि किंग मेकर्स के नाम से जाना जाते थे, काफ़ी इनका रोल था। मुगल जब डाउनफॉल होने लगा था, मुगलों का पतन होने लगा था, तो ये काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे थे इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी पावरफुल भी थे। तो 1719 में एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ दिल्ली कब हुई थी, तो याद रखना है 1719 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, तो आपको याद रखना है
विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स। किसके बीच? ट्रीटी ऑफ दिल्ली हुई 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में, याद रखना है। दोस्तों आप लेक्चर आपको फिर से डेली मिलेगा, हालांकि लाइट का इशू अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया है इशू। इतनी ज़्यादा बारिश और बिजली गिर रही थी इधर एरिया में, और बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई, लाइट ट्रांसफार्मर वगैरह का कुछ इशू था तो वो खराब हो गया था, इस वजह से आपको 4-5 दिन से लेक्चर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब लेक्चर आपको डेली फिर से 6:30 या 7 बजे यूट्यूब पे लाइव हो जाएगी। तो आप डेली 6:30 या 7 जब भी आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगी, और कोई भी टाइम होगा, एक ही टाइम होगा, तो 6:30 या 7 जब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आप 7 बजे जाके या 6:30 बजे एक बार विजिट कर लीजिए हमारे चैनल पे, और आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए और शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए। तो जब ट्रीटी ऑफ दिल्ली हुआ, दिल्ली की संधि हुई विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में, इसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा वो बैठेगा रफ़ी उद दरजात, ठीक है, जिसको शाहजहां सेकंड बोला जाता है। तो शाहजहां सेकंड किसको बोला जाता है? रफ़ी उद दरजात को, और ये 1719 में गद्दी पे बैठता है, लेकिन ये बहुत ही कम समय तक शासन कर पाता है, ठीक है। इसको आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद इसी के जस्ट बाद ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी हट जाता है गद्दी से, तो उसके जस्ट बाद 1719 में ही रफ़ी उद दौला गद्दी पे बैठता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फारूक सियर याद रखना है, और फारूक सियर के बाद अभी जो आगे बताऊंगा उसको याद रखना है। तो इन दोनों को नहीं याद रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 1719 में गद्दी पे बैठता है रफ़ी उद दरजात, जिसे शाहजहां सेकंड बुलाया जाता है, और 1719 में ही रफ़ी उद दौला भी गद्दी पे बैठता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे कम समय तक शासन, अगर आपसे ये पूछता है कि मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन किसने किया, तो वो किया था रफ़ी उद दरजात ने, जिसको शाहजहां सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे कम दिन तक शासन किया था, 98 दिन तक। और रफ़ी उद दौला कितने दिन तक शासन किया था? 102 दिन तक। तो ये भी पॉइंट नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, वो हो जाएगा मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी बोलते हैं। तो इसको आपको नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट हुए थे काम। देखिए, जो मोहम्मद शाह था, इसने शासन किया 1719 से 1748 तक, मतलब 1719 से 1748 तक इसने शासन किया, लगभग 29 साल। इसका जो वास्तविक नाम था, ओरिजिनल नेम था, वो था रोशन अख्तर। और इसने 1720 में चिनकलिज खां की मदद से सैयद भाइयों की हत्या करा दी। हमने आपको बताया था कि सैयद भाई जो थे, ये जिसको चाहते थे, सैयद ब्रदर्स दो लोग थे, एक अब्दुल्ला खां, एक हुसैन खां, ठीक है। ये जिसको चाहते थे ये उसको मुगल शासक बना देते थे, दूसरे को मार के। जो इनकी हेल्प करता था, जो इनको प्रमोट करता था कि हम आपको अच्छी, मतलब अपने शासन में अच्छा पोस्ट देंगे, ये लोग उसको गद्दी पे बैठा देते थे। तो जब ये मोहम्मद शाह बैठा गद्दी पे, तो ये समझ गया कि अगर गद्दी पे ज़्यादा दिन तक शासन करना है तो पहले ये सैयद भाई को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसीलिए इसने चिनकलिज खां की हेल्प लेके सैयद भाई की हत्या करा दी। और सैयद भाई में कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद 1720 में बालाजी विश्वनाथ की भी मृत्यु हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? तो मराठाओं के पहले पेशवा थे, जो कि 1713 से 1720 तक पेशवा थे, ये मैंने बताया था। तो सैयद ब्रदर्स के बाद मरने के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। अब इनके मरने के बाद सेकंड पेशवा कौन बनता है मराठाओं का? तो याद रखिएगा बाजीराव फर्स्ट, जिनके ऊपर मूवी भी आई थी। तो बाजीराव फर्स्ट जो कि 20 साल पेशवा थे मराठाओं के, ये दूसरे पेशवा थे। 1720 से 1740 तक ये पेशवा थे, ठीक है। इसके बाद याद रखिए, यही जो चिनकलिज खां था, इसी को निजाम उल मुल्क भी बोला जाता है, और ये हैदराबाद का पहला निजाम बनता है, ठीक है। मतलब जो चिनकलिज खां था, जिसकी हेल्प से सैयद ब्रदर्स की हत्या की गई, वही हैदराबाद का पहला निजाम बना। मतलब हैदराबाद धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगा, मतलब स्वतंत्र होने लगा। और जब स्वतंत्र होने लगा तो पहले निजाम कौन बने? निजाम उल मुल्क या चिनकलिज खां, ठीक है। अब देखिए, इनके टाइम में 3 जो स्टेट थे, 3 प्रांत थे, वो स्वतंत्र होना शुरू कर दिए थे। कौन कौन? बंगाल, उसके बाद अवध, और उसके बाद हैदराबाद, ठीक है। अच्छा, ये स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसके पहले ये सब प्रांत किसके अधीन थे? मुगल शासक के अधीन थे। लेकिन अब धीरे धीरे मुगल शासक सब अयोग्य थे, उनका राजकाज में मन ज्यादा लगता नहीं था, वो केवल बर्बाद करते थे पैसा, ठीक है, ठीक तरीके से राजकाज चला नहीं पाते थे। तो यही का फायदा उठाते हुए बंगाल, अवध और हैदराबाद धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, और वहां का राजा या शासक कोई और होने लगा, अपना सब लोग पार्टिकुलर इंडिविजुअल वहां पे शासन करने लगे। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। किसको? मोहम्मद शाह को। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को। इसी के शासनकाल में ईरान में एक चला करता था दुरानी वंश, ठीक है। ईरान के अंदर इस टाइम पे दुरानी वंश चला करता था, दुरानी डायनेस्टी चला करता था, और उसी का एक शासक था जिसको बोला जाता है नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह का नाम सबने सुना होगा। तो ईरान का यह दुरानी शासक था नादिर शाह, और इसे ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता था। थोड़ा सा खतरनाक था, इसीलिए इसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती थी। तो अगर आपसे ये पूछता है
कि ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है नादिर शाह को। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यही जो नादिर शाह था, जो कि ईरान का नेपोलियन जिसे बोला जाता है, इसने 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम काल पे ही भारत पे अटैक किया। और हालांकि इसको पहले से ही इसकी सेना बता दी कि वो अटैक करने वाला है नादिर शाह जब ये आ रहा था, लेकिन ये रंगीला बहुत ही अयोग्य शासक था, मौज मस्ती वाला आदमी था, तो इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो बोला कि अभी तो बहुत दूर है दिल्ली, आने दो फिर देखा जाएगा। और फिर 1739 में हरियाणा के करनाल में युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं करनाल का युद्ध या बेटर ऑफ करनाल। ये कब होता है? 1739 में। किसके किसके बीच? नादिर शाह और मुगल आर्मी। और मुगल आर्मी का हेड कौन था? तो आपको पता ही है, मुगल का शासक उस टाइम कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला की सेना के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पे नादिर शाह की जीत हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कमेंट करके जो भी सजेशन देना होगा दे सकते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लगभग कितने रुपए लूटे नादिर शाह ने, तो याद रखिए उस टाइम पे नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ लूटा था। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लूट के ले गया था। तो नादिर शाह ने भारत से लगभग 70 करोड़ रुपए लूटा, और साथ ही साथ जो कोहिनूर हीरा था उसको भी क्या किया? ये लेके चला गया वापस। तो कोहिनूर हीरा और 70 करोड़ रुपए लूट के कौन ले गया? नादिर शाह। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि फूल वालों की सैर नामक उत्सव की शुरुआत किसने कराई थी, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला ने। क्वेश्चन पूछ सकता है अगर टफ बनाएगा तो, हालांकि अभी ये पूछा नहीं है। तो फूल वालों की सैर नामक उत्सव की शुरुआत किसने कराई थी? ये भी कराई थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। इसके बाद 1747 में हो जाती है नादिर शाह की मृत्यु। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 1748 में जब मृत्यु होती है मुगल इंपरर मोहम्मद शाह रंगीला की, 1748 में मृत्यु हो जाती है, तो उसका लड़का अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 तक, मतलब 6 साल के लिए शासन पे गद्दी पे बैठता है। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला का लड़का अहमद शाह। और उधर नादिर शाह की डेथ हो जाती है 1747 में। तो ईरान में नादिर शाह का लड़का कौन शासक बनता है? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, 1748 में शासक ये बन जाता है अहमद शाह अब्दाली। और अभी हमने देखा था कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने अटैक किया था, और उसी तरीके से जब मोहम्मद शाह रंगीला का लड़का यहाँ गद्दी बैठ रहा है मुगल शासन में, और ईरान में कौन बैठ रहा है? नादिर शाह का लड़का अहमद शाह अब्दाली, तो फिर से अहमद शाह अब्दाली अब आक्रमण करेगा अहमद शाह के ऊपर। और इसीलिए 1748 में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं अहमद शाह युद्ध। समझ रहे होंगे आप, कंफ्यूज नहीं होंगे। अहमद शाह एक है जो भारत में मुगल शासक है, और एक अहमद शाह है जो कि अहमद शाह अब्दाली है, जो कि ईरान का शासक है। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है इस युद्ध को अहमद शाह युद्ध। और ये कहाँ पे होता है? पंजाब में। इसे दुर्रे दुर्रानी और युग का मोती भी बोलते हैं। किसको? अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी या युग का मोती भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखना है हम लोगों को अजीउद्दीन या आलमगीर सेकेंड। ठीक है, और ये कब से कब तक गद्दी बैठेगा? तो ये बैठता है 1754 से 1759 तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अहमद शाह के बाद गद्दी पे बैठेगा अजीउद्दीन या आलमगीर सेकेंड, जो कि शासन करता है 5 साल के लिए 1754 से 1759 तक। ठीक है, इसके शासनकाल में अब्दाली का फिर से आक्रमण होता है। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको कमेंट करना है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का, कि आलमगीर सेकेंड तो बोला जा रहा है अजीउद्दीन को, तो आलमगीर फर्स्ट कौन था? ठीक है, आलमगीर फर्स्ट कौन था उसको भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, इसके शासनकाल में हम देख रहे हैं अब्दाली ने फिर से आक्रमण किया। उसके बाद 1758 में इसी के शासनकाल में मराठों ने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो मराठों का आक्रमण कब हुआ दिल्ली पे? 1758 में। किसके शासनकाल में? अजीउद्दीन के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, जो कि आपको याद ही रखना है, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, 13 जून 1757 को होता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। और ये किसके किसके बीच होता है? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और जो अंग्रेज का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, किसके किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर था, और सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गद्दी बैठेगा, मुगल शासक बनेगा शाह आलम सेकेंड। कौन? शाह आलम सेकेंड। और ये शासन करता है 1759 से 1806 तक। ठीक है, शाह आलम सेकेंड गद्दी पे बैठेगा, मुगल शासक बनेगा, और ये शासन करेगा 1759 से 1806 तक। लगभग कितने साल हो गया?
आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 47 साल शासन करेगा। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। इसे अली गौहर भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अली गौहर किस मुगल शासक को कहते हैं, तो आपको याद रखना है शाह आलम सेकेंड। ठीक है, इसी के शासनकाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल 14 जनवरी 1961 को होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये 1961 नहीं होगा। ठीक है, ये होगा 1761। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सही भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 1761 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चलिए, तो 14 जनवरी 1761 को होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का 2 युद्ध आपको पता होगा, 1526 में पहला हुआ था, 1556 में दूसरा हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को, किसके से बीच, तो ये होता है अहमद शाह अब्दाली, जिसका नाम आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं, ईरान का शासक था, और मराठाओं के बीच में। और अगर आपसे ये पूछता है कि मराठाओं की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखना है सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, सदाशिवराव भी रहेगा ऑप्शन में तो भी, या पूरा नाम था इनका सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव इधर से नेतृत्व कर रहे थे मराठाओं का, और अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व कर रहा था अफगानियों का। तो इनके बीच में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, और इसको जीत जाता है अहमद शाह अब्दाली। और इसको जीतने का रीजन ये रहता है कि बहुत सारे लोग जो मराठाओं का साथ देने वाले थे, वो मराठाओं का साथ नहीं देते हैं, और वो मिल जाते हैं अहमद शाह अब्दाली की तरफ, और उसी का फायदा उठाकर अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा देता है। इसके बाद 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और आपको पता होगा कि यही वो युद्ध था, यही वो एकदम फाइनल युद्ध था, जिसके बाद अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में अपना स्थापत जमा लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेज ने इसी युद्ध के बाद पूरी तरीके से भारत के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और पूरी तरीके से ये शासन भारत में स्थापित कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल होता है अंग्रेजों के लिए 1764 बक्सर का युद्ध। और इसमें देखिए, यहाँ भारत तरफ से 3 शासक मिलकर लड़े थे, शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। ठीक है, कौन कौन, शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम और शुजाउद्दौला एक तरफ से रहते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। लेकिन फिर भी इन तीनों के मिलकर लड़ने के बावजूद हेक्टर मुनरो जीत जाता है। और इन लोगों के भी हारने का कारण सेम था, कि इनके जो कुछ अपने करीबी थे वो मिल जाते हैं हेक्टर मुनरो की तरफ, और फाइनली इनकी हार होती है। और इस तरीके से भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है, और वो शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी कल हमारी पूरी कोशिश करेगी कल हम लोग पूरा मुगल अच्छी तरीके से खत्म कर लेंगे। कल मुगलों का लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे मिडिवल इंडिया के, मध्यकालीन भारत के, उसको भी हम लोग 5-6 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 25 लेक्चर में हमारा पूरा मध्यकालीन अच्छी तरीके से कवर हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन आप देखें तो तुरंत सॉल्व करने की स्थिति में हो। चलिए दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में जो ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप देखते हो, टेलीग्राम, हर जगह इसको शेयर करिए दोस्तों के बीच में, रिकमेंड करिए इस चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।